हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आपको थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिर वो पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमें पता है कि एक होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि बेंजीन रिंग है। होमो का मतलब होता है एक ही तरह का जहाँ पे एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि आप बेंजीन में देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग। अगर इसमें से एक कार्बन को हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया जाए या ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट हो, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है। ये क्या है, फ्यूरान। यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट है लेकिन एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स विद मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इन द रिंग, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। अब इसमें जो हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, जो कि अदर देन कार्बन जो एटम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम। तो ये कई तरह का हो सकता है, लेकिन जो मेजर होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस, उसके अलावा टिन भी हो सकता है। लेकिन जो मेजर होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाउ कम टू क्लासिफिकेशन। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अभी मैं एरोमेटिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके बाद हम नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में जो सबसे पहला कैटेगरी है वो कौन सा है, 5 मेंबर्ड विद 1 हेट्रो एटम। कई बार क्या होता है, रिंग के अंदर एक प्रेजेंट होता है हेट्रो एटम, और कई बार एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको अलग क्लासिफिकेशन में रखते हैं। तो ये वो रिंग है जो 5 मेंबर्ड रिंग है और उसमें सिर्फ एक ही हेट्रो एटम प्रेजेंट है, जैसे कि ये फ्यूरान है, इसमें ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज हेट्रो एटम, पायरोल में नाइट्रोजन है और थायोफीन में सल्फर है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, कैसे पता करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ, आपने हक्कल रूल छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उसमें क्या फॉर्मूला दिया होता है, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है। अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो पाई की वैल्यू हो जाती है 2। अगर हम 1 पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू हो जाती है 10। ऐसे 2 पुट करते हैं तो हो जाती, अगर 3 पुट करते हैं तो हो जाती है 14। तो अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, एरोमेटिक। तो आप चेक कर सकते हो इन सब में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनमें से कोई होंगे, या 2 होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे। ठीक है, देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इस कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 4 ये हो गए। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, वो भी रेजोनेंस कर रहा है, तो वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो इसमें 4 + 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये सब क्या है, एरोमेटिक है। तो ये जितने भी मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं, जितने भी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाए हैं, ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन इनमें से कोई एक होगा, आप काउंट कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी कौन सी थी, 5 मेंबर्ड विद 1 हेट्रो एटम। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे देखो 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हेट्रो एटम कितने हैं, ओनली 1 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, कौन सा, नाइट्रोजन। और इसकी एग्जांपल क्या है, पिरिडीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस की तरह यूज होता है, ठीक है, कई जगह पे। उसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें कि 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज हेट्रो एटम, फर्स्ट पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे। ऐसे ये पिरिमिडीन है, यहाँ पे फर्स्ट और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये जो पिरिमिडीन होता है ये हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है एज द मेजर कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद है 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 हेट्रो एटम्स। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसकी, इमिडाजोल। इमिडाजोल ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें फर्स्ट और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे पायराजोल में फर्स्ट और 2nd पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये सब
एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको कुछ नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे कि इसका नामकरण, इस मॉलिक्यूल का जो नाम हम करते हैं वो कैसे करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। वो कौन कौन से हैं? 6 मेंबर्ड में उसकी एग्जांपल है पाइपरिडीन, और दूसरी है 6 मेंबर्ड विद 2 हेट्रो एटम की क्या एग्जांपल है? 1,4-डाईऑक्सेन। एंड थर्ड वन जो 5 मेंबर्ड में नॉन एरोमेटिक में की एग्जांपल है वो है पायरोलिडीन। आप इसमें देख सकते हो, इसमें कोई भी देयर इज नो कॉन्जुगेशन, ठीक है, नो कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्योंकि इनमें हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमें पता है 2 तरह का होता है, कॉमन सिस्टम एंड आयुपेक सिस्टम। तो पहले हम आयुपेक सिस्टम की मैं बात कर लेता हूँ। आयुपेक सिस्टम में क्या होता है कि इसका जो नेमिंग हम करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का वो 2 पोर्शंस में डिवाइड होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो पहले नाम आता है, और सफिक्स मतलब बाद में जो नाम आता है। तो दोनों को मिला के जो बनता है वो कंप्लीट नेम बनेगा। लेकिन जो इसका प्रीफिक्स होगा, जो उसका नाम का जो पहला पोर्शन होगा उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ये हमेशा डिपेंड करता है टाइप ऑफ हेट्रो एटम, कि उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में किस तरह का हेट्रो एटम प्रेजेंट है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे? ऑक्सा। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे एजा। सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना, एंड फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, ठीक है। तो जब भी अगर जो प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ हेट्रो एटम। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हम ऑक्सा से शुरू करेंगे उसका नाम। उसके बाद आता है सफिक्स। जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? जो उसका दूसरा पोर्शन है नाम का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर जो आपको याद रखना है। एक तो रिंग साइज कितना है, कि वो 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड रिंग है। फिर दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि उसमें अनसैचुरेशन है या नहीं है, और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें कि अनसैचुरेशन भी है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अनसैचुरेशन यानी कि उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और वो 3 मेंबर्ड रिंग है। तो उसमें जो सफिक्स यूज़ करेंगे हम क्या करेंगे? आयरीन। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये वाला एक स्ट्रक्चर है इस तरह से। अभी आपने पहले इसका प्रीफिक्स बनाना है, ठीक है। प्रीफिक्स कैसे बनाएंगे? इसका प्रीफिक्स किसके ऊपर बेसिस होता है? टाइप ऑफ हेट्रो एटम। इसमें हेट्रो एटम कौन सा प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो हम पहले क्या लिख देंगे? एजा, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि अब हमने सफिक्स ऐड करना है। तो हम देखेंगे इसमें कितने मेंबर है। तो ये 5 मेंबर है। तो अब यहाँ पे इनमें से चारों में से कोई एक सफिक्स आएगा, ठीक है। अब सफिक्स कैसे आएगा? देखो, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड भी है और विद नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सफिक्स इसमें क्या आ जाएगा? अनसैचुरेटेड भी है और विद नाइट्रोजन भी है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ओल। तो ये क्या बन जाएगा? तो यहां पे आपने जो प्रीफिक्स है उसका लास्ट वाला लेटर उड़ा के इन दोनों को जोड़ देना। ये बन जाएगा एजोल। क्या बन जाएगा? ये एजोल। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसका कॉमन नेम होता है थायोफीन। कॉमन नेम क्या होता है इसका? थायोफीन। लेकिन आयुपेक नेम क्या होगा इसका? अभी देखते हैं आयुपेक नेम क्या होगा इसका। देखो, इसमें कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है? इसमें सल्फर है, सल्फर। तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा इसमें? थाया। और ये कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग है। अब इनमें से कोई एक नाम होगा। अनसैचुरेटेड है, बिल्कुल है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन ये विद नाइट्रोजन है तो ये नहीं आएगा, विदाउट नाइट्रोजन आएगा, अनसैचुरेटेड। विदाउट नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है और ये अनसैचुरेटेड है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? ओल।
तो ये क्या हो जाएगा इसमें सफिक्स ओल। तो मैंने बोला कि प्रीफिक्स का जो लास्ट वाला लेटर है उसको उड़ा देना है और इनको जोड़ देना। ये क्या बन जाएगा थायोल। क्या बन जाएगा ये थायोल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसको आप सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। देखो इसमें प्रीफिक्स क्या आएगा थाया, थाया प्लस सफिक्स क्या आएगा 5 मेंबर्ड है, और ये क्या है सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। ठीक है, नो डबल बॉन्ड। तो ये क्या है ये सैचुरेटेड है और इसमें कोई भी नाइट्रोजन नहीं है। तो सैचुरेटेड विदाउट नाइट्रोजन 5 में क्या आएगा ओलेन। ओलेन। तो ये क्या बन जाएगा इसका ये प्रीफिक्स का लास्ट लेटर उड़ा देना तो क्या बन जाएगा थायोलेन। थायोलेन। एक और बात आपने याद रखनी है, कई बार क्या होता है कि जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हेटेरोएटम। अगर 2 हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हैं, इफ 2 हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि सपोज करो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो पहले एजा लिखना है या पहले ऑक्सा लिखना है। लिखने दोनों है, तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन। यानी कि सपोज करते हैं जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से। अब इस स्ट्रक्चर का नाम कैसे करेंगे, अब इसमें 2 हेटेरोएटम है तो ऑक्सीजन को हमने प्रायोरिटी देनी है, नाइट्रोजन को हमने दूसरे नंबर पे रखना है। तो इसमें प्रीफिक्स किसका बना होगा ऑक्सा प्लस एजा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे अभी। सफिक्स किसका बना होगा इसका, देखो 5 मेंबर्ड है और डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रोजन भी है, डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ओल आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ऑक्सा एजोल। तो जो सेकंड वाला प्रीफिक्स होगा उसका लास्ट लेटर उड़ा दिया ए, ये और इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया ऑक्सा एजोल। ऑक्सा एजोल। और एग्जांपल करेंगे, इसे सॉल्व करो आप अभी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो। इसका नाम कमेंट सेक्शन में डालो 1 का, और दूसरा जो है ये है। इन दोनों का नाम आप कमेंट सेक्शन में डालो अभी। ठीक है, एक और मैं करवाता हूं। देखो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले इसमें कौन सा हेटेरोएटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा ऑक्सा। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसमें ऑक्सा, और सफिक्स क्या हो जाएगा इसमें 4 मेंबर्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, विदाउट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो ये 4 मेंबर्ड, ये क्या हो जाएगा ईट। ईट, तो ये बन जाएगा ऑक्सीट। क्या बन जाएगा ऑक्सीट। ठीक है, ठीक लिखा मैंने, अनसैचुरेटेड विदाउट नाइट्रोजन, अनसैचुरेटेड विदाउट नाइट्रोजन, तो बन गया ऑक्सीट। नेक्स्ट एक और करते हैं, फिर हम इसके स्टेबिलिटी के ऊपर चलेंगे। पहले तो आप ये सोचो कि क्या ये एरोमेटिक है या अनएरोमेटिक है। ठीक है, देखो चलो उसकी बाद में बात करते हैं, पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ। ये 6 मेंबर्ड, अब इसमें 2 हेटेरोएटम है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देनी है और नाइट्रोजन को नहीं देनी है। तो प्रीफिक्स हो जाएगा इसका ऑक्सा प्लस एजा, और सफिक्स क्या हो जाएगा इसमें, ये 6 मेंबर्ड है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन भी है और डबल बॉन्ड भी है, अनसैचुरेटेड भी होना हो, और अगर नाइट्रोजन भी हो तो क्या लगाना आइन।
तो ऑक्सा जो पहला प्रीफिक्स है इसको ऐसे लिखना, जो सेकंड प्रीफिक्स है उसका लास्ट वाला ये लेटर उड़ा देते हैं, ऑक्सा एजाइन, ऑक्सा एजाइन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आप और प्रैक्टिस करना घर में और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना अगर मैंने कुछ यहाँ पे कुछ और आपको कोई क्वेरी हो इसके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो स्टेबिलिटी होती है ना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक होता है एरोमेटिसिटी और एक होता है नेचर ऑफ हेटेरोएटम। इसको बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है, या एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो अगर एरोमेटिसिटी की पहले बात करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको अभी रब करते हैं, इसकी बाद में बात करेंगे। एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी में क्या फ़र्क होता है? ये साइक्लिक होते हैं कंपाउंड, ये भी साइक्लिक होते हैं कंपाउंड, ठीक है। इनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, ये मैं बताऊंगा क्या होता है ये। इसमें भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है। इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। और थर्ड वन जो सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है, अब तीनों में तो सेम हो गए, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हकल रूल, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है? 0 2 1 2 3 हो सकती है। यहाँ पे 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है? 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ n की, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी 2 हो जाएगी। अगर 1 पुट करता हूँ तो कितनी हो जाएगी? 6। अगर 2 पुट करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 10। अगर 3 पुट करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 14। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में, जो हम अभी हेटेरोसाइक्लिक का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अगर उसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ n की वैल्यू 1, तो पाई कितना हो जाएगा? 4। अगर 2 पुट करता हूँ तो 8। अगर 3 पुट करते हैं तो 12। अगर 4 पुट करते हैं तो 16। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इनको आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल? एंटी या एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक। तो आपको अब क्या करना है, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊंगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आपने ये जज करना है कि क्या ये चारों कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो वो एंटाई एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अगर वो कर रहा है तो वो एरोमेटिक है। देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये 1 है और ये 2 है। आप इसका नाम सोचो तब तक, जो अभी मैंने आपको IUPAC नेम बताया, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कैसे पता लगेगा? दोनों साइक्लिक हैं, दोनों साइक्लिक हैं, तो दोनों ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दोनों में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, दोनों में है। देखो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है ना, ये कई तरह का होता है। देखो सबसे पहले अगर बॉन्ड इस तरह से प्रेजेंट है, पाई सिग्मा पाई, तो ये क्या होता है? ऑल्टरनेटिवली अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेटेड, और पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई भी चीज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है उसमें, ठीक है। अब देखो यहां पे इनमें आप अगर देखोगे, इसको मैं थोड़ा साइड पे बना रहा हूं। इन दोनों में देखो आप, साइक्लिक है, दोनों साइक्लिक है। सेकंड, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम भी है। देखो पाई सिग्मा पाई इस तरफ से तो है, लेकिन इस तरफ से हमको क्या लग रहा है? पाई और 2 सिग्मा आ गए, तो ये हमें क्या लग रहा है कि ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड है। आप देखो ना, पाई सिग्मा और सल्फर के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो मैंने सेकंड कंडीशन क्या लिखी है? पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पाई सिग्मा
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये तो कम देखने में लग रहा है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम भी दिखा रहे हैं। रेजोनेंस होगा ही होगा, अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है तो आप समझ लो कि उसमें रेजोनेंस होगा ही होगा। अब बात कहाँ पे चेंज होती है, यहाँ पे चेंज होती है। इसमें आप देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, जो पूरी रिंग के चारों ओर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस आ रहा है। देखो एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इसका 2, एक इसका 3, एक इसका 4। अभी हमको क्या दिख रहा है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नहीं, इसमें इसका जो सल्फर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी घूम रहा है, ये भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है ना। यहाँ है ना पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसका मतलब इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और एक इसके लोन पेयर के 2, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पे क्या है, 6 अगर होंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये चारों कंडीशंस को फुलफिल कौन कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल 1 वाला, जिसका कॉमन नेम थायोफीन है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये पहली तीनों कंडीशन तो फुलफिल कर गया था, फोर्थ की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी ये करता है क्या, देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं है इन्वॉल्व, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p3, तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है, इसका जो ये आउटर मोस्ट वाला, ये जो pz वाला जो है इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो 1 2 3 4, तो इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, एंटी एरोमेटिक में। तो ये क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या है, एरोमेटिक है। तो इसका मतलब 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ठीक है, ये स्टेबिलिटी है। ठीक है, ऐसी मैं एक दो और एग्जांपल्स आपको करवाता हूं। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, दोनों साइक्लिक हैं, लेकिन इसमें देखो दोनों है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, वो तो हमें साफ ही दिख रहा है। लेकिन ये क्या है, इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है। ठीक है, क्या है, इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, लेकिन इसमें कोई भी अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो ये यहीं पे हार गया, हमको वहाँ तक नीचे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 4n+2। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, एक एरोमेटिक होता है, एक एंटी एरोमेटिक होता है, एक नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेबिलिटी में, ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। उससे कम कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। और सबसे कम कौन सा होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसको याद रखना आपने, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ये ना तो एरोमेटिक है ना ही ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है ना, देखो इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्डिंग है, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ये, क्योंकि ये क्या है, ये एरोमेटिक है। आप देख सकते हो ये चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है ये थायोफीन। ठीक है, एक और करते हैं, फिर नेक्स्ट फैक्टर पे चलेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन लगाते हैं। अभी देखो, पॉज करके 1 2
वीडियो पॉज करके कमेंट करो कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। देखो पहले इसकी बात करते हैं। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है। देखो कैसे, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, रेजोनेंस है। और थर्ड वन क्या होता है, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कितने होते हैं, 2, 6, 10 फॉर एरोमेटिक, है ना, फॉर एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। तो वो कितना होता है, 4, 8, 12, ठीक है, फॉर एंटी एरोमेटिक। अब आप देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4। और उसके बाद इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये डबल बॉन्ड नहीं बना रहा। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब हेटेरोएटम डबल बॉन्ड ना बनाए तो उसका जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ हेटेरोएटम is not making double bond, then consider lone pair, its lone pair in conjugation। अगर हेटेरोएटम, ध्यान से सुनो, अगर हेटेरोएटम डबल बॉन्ड नहीं बना रहा तो इसका लोन पेयर आपने कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करना है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो आपने इसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं करना था, तब आपने इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करना था। अब आप देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4। और ये नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्ड नहीं बना रहे, तो इनका लोन पेयर कंसिडर करना है, 2 ये 2 ये, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, एंटी एरोमेटिक में। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसको देखो, कॉन्जुगेशन तो है इसमें, पाई सिग्मा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, 2, 3, 4 और 2, 6। देखो ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड नहीं ना बना रहा, तो ये लोन पेयर को इन्वॉल्व करना है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, और 6 पाई किस में होते हैं, एरोमेटिक में। तो ये एरोमेटिक है, तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या था, नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ हेटेरोएटम। देखो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, इसको लेके समझते हैं। एक हमारे पास पायरोल है और एक हमारे पास फिरान है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। और ये डबल बॉन्ड नहीं बना रहा तो इसका हम लोन पेयर कंसीडर कर रहे हैं, है ना, कॉन्जुगेशन में। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 2। ये इसमें भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों कंडीशन सारी एकदम इक्वल कर रहे हैं, दोनों साइक्लिक हैं, दोनों में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों एरोमेटिक है। तो फिर इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तब आता है नेक्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ हेटेरोएटम। देखो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। अगर किसी न्यूक्लियस में सभी तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि जो हेटेरोएटम है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि ये ऑक्सीजन इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके रखता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल में चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, तो रेजोनेंस इसमें कम हो जाता है। रेजोनेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मोर रेजोनेंस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मोर रेजोनेंस, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पे कम रेजोनेंस है, तो जहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल होगा। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, इस तरह से चलता है। तो हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पुल करके रखेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो रेजोनेंस कम होगा और जिसकी वजह से ये कम स्टेबल होगा और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इन तीनों को कंपेयर करो। ये क्या है हमारे पास, फ्यूरान है, ये हमारे पास क्या है, पायरोल है, ये हमारे पास क्या है, थायोफीन है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफीन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। आपने सिर्फ क्या देखना है, इनमें बाकी सब चीज़ें इनमें सेम है, तीनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या सल्फर है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन तीनों में वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल को सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओगे।